वेलकम टू पार्ट 2 गाइस। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देखकर फिर यहाँ पे आइए पार्ट 2 में, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। सो पहले पार्ट 1, और अगर पार्ट 1 देख चुके हो तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग अदर कॉस्ट की बात करने वाले थे। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। अदर कॉस्ट में देखते हैं क्या है। अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ओनली टू द एक्सटेंट दे आर इनकर्ड। गाइस देखिए, सारे अदर कॉस्ट आपको इंक्लूड नहीं करने हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में। कितने इनकर करने हैं? वही जो कि दैट आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। प्रेजेंटली आपके जो इन्वेंट्रीज है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट हो, उसके लिए वो जो प्रेजेंट कंडीशन में है और प्रेजेंट लोकेशन में है, ठीक है। लोकेशन, क्योंकि उन्होंने लोकेशन बोला है तो हम लोग ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे जो अदर कॉस्ट है वो हम ऐड कर देंगे, लेकिन जो कि प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन के लिए ज़रूरी थे वही, इसके अलावा दूसरे कॉस्ट आप ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड ओवरहेड अदर दैन प्रोडक्शन ओवरहेड्स और द कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक कस्टमर्स इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। ओके, नाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइज जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ऐड नहीं होनी चाहिए। देखते हैं हम लोग क्या दिया है। एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। सबसे पहला, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, लेबर और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब गाइज कोई मटेरियल अगर आपके वर्कर्स ने वेस्ट कर दी हो, माइट भी ऐसा हो सकता है ना कि कोई वर्कर जो है वो नया है, जो अभी तक इतना ट्रेंड नहीं है कि एक बार में प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना ले, तो उस केस में कुछ प्रोडक्ट्स वेस्ट भी हो सकते हैं। या फिर कभी कोई भी रीज़न की वजह से आपके अगर कोई रॉ मटेरियल्स वेस्ट हो जाते हैं तो वो वेस्टेड मटेरियल का जो कॉस्ट है वो आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ऐड नहीं करेंगे। ओके, और उसके ऊपर अगर कोई लेबर या दूसरा प्रोडक्शन का खर्च हुआ है तो उसको भी आप ऐड नहीं कर सकते। सेकेंड, स्टोरेज कॉस्ट। ओके, स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे एग्जाम्पल में फिट बैठेगा एकदम। तो अपना जो आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल चल रहा था, मेरी फैक्ट्री में गाइस हम आइसक्रीम बनाते हैं ना, तो वो गाइस 2 स्टेज में बनता है। सबसे पहले हम लेवल 1 आइसक्रीम बना लेते हैं जो कि वैनिला होता है, और फिर उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करके एक न्यू फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे केस में गाइस जब हमने स्टेज 1 में वैनिला बनाया तो वो प्रोसेस में ऐसा है कि वैनिला बनाने के बाद उसको 6 आवर्स तक कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। तो गाइस ये जो मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो स्टोरेज आया, ठीक है, क्योंकि मुझे वैनिला बना के स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उसमें दूसरा फ्लेवर ऐड कर सकता हूँ। तो ये वाला जो एक्सपेंस है ये मैं मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू में, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर सकता हूँ। लेकिन गाइज एक बार मेरी आइसक्रीम रेडी हो गई, मतलब वो 6 आवर्स स्टोर करने के बाद मैंने उसमें नया फ्लेवर किया और फिर वो आइसक्रीम रेडी हो जाती है, उसके बाद वो पैकिंग हो जाती है, और पैकिंग के बाद मैं जो स्टोरेज का एक्सपेंस करता हूँ, अब वो प्रोडक्ट रेडी हो गया है, तो अब मैं जो स्टोरेज कर रहा हूँ वो स्टोरेज का एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अब रेडी हो गया है। ठीक है, यस। नेक्स्ट, उसके अलावा गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मतलब आपकी फैक्ट्री में, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में कोई ऑफिस होगा जहाँ पे अकाउंटिंग का काम होता होगा या दूसरे एडमिन के काम होते होंगे, ठीक है, तो वो खर्चा आप अपनी इन्वेंट्रीज में ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्रोडक्शन करते हो, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी नहीं है। जो लोग उस ऑफिस में बैठे हैं उनको सैलरी देना ही है, ठीक है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। ओके, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो कि इन्वेंट्री में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं वो आप ऐड नहीं कर सकते। उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब गाइस प्रोडक्ट सेल करने के लिए बहुत सी बार हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन देते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे जो होलसेलर्स है, उसके अलावा हम जो है सेलिंग का एक्सपेंस करते हैं, तो ये सब एक्सपेंसेस जो है वो आपकी इन्वेंट्री में ऐड नहीं होंगे। आप सिंपली इतना ध्यान रखो कि इन्वेंट्री जो है फिनिश्ड, हमारा स्टॉक जो है वो एक बार फिनिश्ड गुड्स बन जाए, उसके बाद के जो एक्सपेंस है
वो ऐड आप नहीं कर सकते वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओके, नाउ अब गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बोरोइंग कॉस्ट। अब गाइस ये बोरोइंग कॉस्ट है ना, ये क्या होगा, इसके लिए एक स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है जो बहुत ही डिटेल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, AS 16। ठीक है, AS 16 में बोरोइंग कॉस्ट पे डिटेल बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसका रिलेवेंस क्या है। बोरोइंग कॉस्ट मतलब सिंपली गाइस इंटरेस्ट कॉस्ट होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ गाइस। मेरी जो आइसक्रीम की फैक्ट्री है ना, उसको सेटअप करने के लिए 25 लाख का एक्सपेंस हुआ था और मेरे पास वो पैसे थे नहीं। तो मैंने क्या किया, बैंक में गया और बैंक से लोन लेकर आया 25 लाख का, और उसके बाद मैंने वो पैसा इन्वेस्ट करके मेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री स्टार्ट करी। अब गाइस ये जो 25 लाख का जो लोन है जिसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ बैंक को, तो ये भी तो एक एक्सपेंस हुआ। तो किसी के मन में डाउट आया कि सर ये इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है या फिर ये लोन पास कराने के लिए जो हमने दूसरे प्रोसेसिंग एक्सपेंस किए, ठीक है, जो भी हमने खर्च किए, क्या वो सारा खर्चा इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। सो गाइस यहाँ पे देखो एकदम क्लियर दिया है, इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट आर यूजुअली कंसिडर्ड नॉट रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। गाइस आपको इंटरेस्ट लगे या ना लगे, इससे आपके प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क पड़ा? जी नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। इसीलिए ये इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है आपके प्रोडक्शन के साथ। इसलिए जनरली देयरफॉर यूजुअली दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, इसलिए उन्हें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ऐड नहीं करते हैं गाइस। ठीक है, यस। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिस केस में आपका बोरोइंग कॉस्ट जो है आपकी इन्वेंट्री में ऐड हो जाए। कैसे? अगर ये बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16, अगर बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट आर कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग असेट। अब गाइस ये क्वालिफाइंग असेट क्या होता है? एक ऐसा असेट जिसको रेडी होने के लिए, बनने के लिए एटलीस्ट 1 ईयर लगता है, इस कॉल्ड क्वालिफाइंग असेट। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वालिफाइंग असेट आप बना रहे हो और उसके लिए आपने लोन लिया है, ठीक है, ये देखो ये लोग यहाँ पे ना AS 16 का एक प्रोविज़न यहाँ पे बता रहे हैं AS 16 का। तो अभी बात शुरू है तो मैं आपको बता देता हूँ, बट इसका टेंशन मत लो। AS 16 में जब हम जाएंगे ना तो हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ केसेस में बोरोइंग कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड हम कर सकते हैं अगर वो क्वालिफाइंग असेट है तो। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट अकॉर्डिंगली इन्वेंट्रीज दैट नेसेसरीली टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग देम टू अ सेलेबल कंडीशन आर क्वालिफाइंग असेट। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने। तो गाइस अगर ऐसी कोई इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री दैट नेसेसरीली टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी इन्वेंट्री है और वो उसको तैयार होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मीनिंग सिंपल टर्म्स में 12 मंथ और मोर होता है। ओके, अगर किसी चीज़ को बनने के लिए 12 महीने या उससे ज़्यादा लगता है और उस चीज़ को बनाने के लिए आपने लोन लिया है स्पेसिफिकली, उस केस में इंटरेस्ट आप ऐड कर सकते हो गाइस। ठीक है, अब ये आपको बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। गाइस क्या हुआ, किसी बिल्डर ने एक बहुत अच्छी प्लेस देखी थी। उसने सोचा कि इस प्लेस में अगर मैं गार्डन बना दूँ तो ये गार्डन को मैं बहुत अच्छे प्राइस पे सेल कर सकता हूँ। ठीक है, किसको सेल करेगा वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सेल करेगा उस सिटी के। तो उसने सोचा और उसने जाकर ये बात करी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कि सर मैं ऐसा गार्डन बनाने का प्लान कर रहा हूँ, तो क्या आप बाद में मुझसे परचेस कर लेंगे? तो कॉरपोरेशन को आइडिया पसंद आया, उन्होंने बोला ठीक है बना लो, हम परचेस कर लेंगे। पर गाइस पूरा जो एक्सपेंस था ना वो 25 करोड़ का एक्सपेंस था गार्डन बनाने के लिए। तो ऐसे में अगर वो स्पेसिफिक गार्डन बनाने के लिए वो बिल्डर जाकर बैंक से लोन लेकर आता है और फिर वो पैसे यूज़ करके ये गार्डन बनाता है, जिसको उसे बनाने के लिए 2 साल लगते हैं।
तो गाइज ये 2 साल के लिए उसे जो अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो आप जो है उस गार्डन के कॉस्ट में, मतलब उस असेट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया। नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, AS 16 में हम लोग इसी टाइप की बातें करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर AS 16 इन्वेंट्रीज आर क्वालिफाइंग असेट्स, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज। तो ऐसी इन्वेंट्री होगी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी गार्डन का, तो फिर आप जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस कुछ इंपॉर्टेंट कॉस्ट फॉर्मूलाज होते हैं जिससे कि इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन किया जाता है। लेट अस फाइंड आउट। उसमें सबसे पहला है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। गाइस देखो, ऐसी जो इन्वेंट्रीज होती है ना जिसमें हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे स्टॉक में BMW और मर्सिडीज़ की कार्स है। ओके, तो अभी ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है ना, तो एक BMW है और एक मर्सिडीज़ है, तो भाई तो क्लियर ही है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। पता है कि मर्सिडीज़ कार का क्या रेट है, कितना उसका कॉस्ट है वो, और BMW का कितना कॉस्ट है वो, तो उसको सिंपली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो ऐसे केस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लो और उसके एसोसिएटेड कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। In other words, it is suitable where one unit of inventory is not interchangeable with another unit. देखो, जो मैंने कार का एग्जांपल दिया तो वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल भी है, और अगर उसकी जगह पे दूसरा तो नहीं आ सकता ना। ठीक है, तो ऐसी इन्वेंट्री जो कि इंटरचेंजेबल ना हो, समझ में आया आपको, विथ अनदर यूनिट। अंडर दिस मेथड ईच यूनिट इज वैल्यूड स्पेसिफिकली और इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो हर केस में, इस केस में जैसे कि मैंने आपको मर्सिडीज़ और BMW का एग्जांपल दिया, तो दोनों का जितना जितना कॉस्ट होगा उसको ऐड करेंगे और वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए शिप बिल्डिंग या मशीनरी बिल्डिंग। ओके, द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर रूटीन प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज दैट आर ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। तो गाइस ऐसी इन्वेंट्री हो जो इंटरचेंजेबल हो। फॉर एग्जांपल, मेरा आइसक्रीम का जो मैंने एग्जांपल था उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो गाइस मेरे 1 लीटर्स के आइसक्रीम के पैक्स है। ठीक है, अब ये पैक्स जो है ये सारे सिमिलर है ना, तो ये तो इंटरचेंजेबल है। पता नहीं चलता है कि कौन सा पैक कौन से बैच में बनाया गया, कौन सा 2 दिन पहले बनाया, कौन सा अभी बनाया, कौन सा आज बनाया, कौन सा कल बनाया। इंटरचेंज हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक पैक एग्जैक्टली सिमिलर है। तो ऐसे केस में गाइस आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इन सच सर्कमस्टांस एन एंटरप्राइज कुड ऑब्टेन प्रीडिटरमाइंड इफेक्ट्स ऑन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बाय सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर मेथड। तो आपको इसके लिए कोई और मेथड जो है सिलेक्ट करनी पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब गाइस ऐसी जो इंटरचेंजेबल आइटम्स होती है, ऐसा जो इंटरचेंजेबल इन्वेंट्रीज होती है, उसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इट इज़ अज्यूम्ड अंडर दिस मेथड दैट वॉट एवर इज रिसीव्ड फर्स्ट। गाइस इसमें अजम्पशन ये होता है कि आपके स्टॉक में जो गुड्स पहले आए आप उनको पहले सेल करोगे। ठीक है, जो फर्स्ट इन हुआ वो फर्स्ट आउट होगा आपके स्टॉक में से। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा ना कि जो हमारे रिटेल शॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो पुराना स्टॉक होता है उसको सामने रखते हैं और नए स्टॉक को छुपा कर पीछे रखते हैं, ताकि लोग आए और पहले सामने का स्टॉक जो है वो परचेस करें, ताकि उनका जो पुराना स्टॉक है वो सेल हो जाए। अदरवाइज वो ख़राब भी हो सकता था ना। तो दैट इज़ दिस मेथड, द लॉजिक ऑफ दिस मेथड इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो गाइस इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि जो भी आपके स्टॉक में गुड्स पड़े हुए हैं वो आपके लास्ट परचेस प्राइस से वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करते हो। ओके गाइस, अब देखिए मेरा आइसक्रीम का एग्जांपल जो है उसमें मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरे पास 2000 पैकेट्स ऑफ आइसक्रीम, 2000 बॉक्सेस ऑफ आइसक्रीम पड़ा हुआ है, तो अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से चलूँ तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो 2000 बॉक्सेस है वो मेरे लास्ट बैच में बने हुए बॉक्सेस है, और उसके हिसाब से मैं उसका वैल्यूएशन कर दूँगा। ठीक है, सो देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट रेट्स फॉर द इक्विवेलेंट यूनिट्स परचेस्ड एट लास्ट। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट हायर प्राइस एंड
ड्यूरिंग डिक्रीज इन प्राइस। तो गाइस इसमें क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज हो रही है, इसका मतलब जो लेटेस्ट परचेस प्राइस है वो ज़्यादा है, और लेटेस्ट परचेस प्राइस से आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करोगे तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। इसीलिए इन्होंने बोला ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड एट हायर प्राइस, एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन या फिर डिक्रीज इन प्राइस इन्वेंट्री जो है वो लोअर प्राइस पे होती है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास जो है weighted average cost method. In this method of inventory valuation to determine the cost per unit, total cost of production during the year is divided by total units. Guys इसमें ना ऐसा कुछ अज्यूम नहीं करते कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या लास्ट इन फर्स्ट आउट है, वो सब नहीं देखते। ये लोग डायरेक्टली एवरेज कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट का। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो गाइज ये देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, पूरे ईयर में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल यूनिट्स हमने कितने बनाए डिवाइड कर देते हैं, तो इनको पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और फिर वो पर यूनिट कॉस्ट को, ये देखो पर यूनिट कॉस्ट को क्लोजिंग इन्वेंट्री नंबर ऑफ यूनिट्स जितना स्टॉक में है उससे मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, यस। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। अब गाइज ये स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किया होता है, ठीक है, कि इतने ही वैल्यू पे हम हमारे स्टॉक को वैल्यू करेंगे। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर रेट फिक्स कर दिया, जैसे मेरे आइसक्रीम के एग्जांपल में मैं फिक्स कर दूँ कि मेरा पर्टिकुलर जो 1 लीटर का बॉक्स है मैं उसकी वैल्यू 120 रुपीज़ से ही करूँगा, और मेरा स्टॉक उसी हिसाब से मैं 120 इंटू 2000 बॉक्सेस कर दूँगा, विच आर रियलिस्टिक एंड रिव्यूड रेगुलरली। तो ये गाइस स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट में आप जो वैल्यू फिक्स करते हो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब आप कुछ भी मन से नहीं ले सकते। जो आप प्रॉपर एक वैल्यू अगर ले सकते हो तो आप फिर ये मेथड यूज़ करो। ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो करंट कंडीशंस के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। जैसे कि मेरी 120 की वैल्यू है, लेकिन आगे जाके अगर मार्केट में आइसक्रीम का प्राइस बहुत चेंज हो जाता है, 150 हो जाता है, तो मैं मेरा वैल्यू 130 या 140 कर सकता हूँ, बराबर। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक इन टू अकाउंट द नॉर्मल लेवल्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाईज, लेबर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। उसके अलावा गाइस रिटेल मेथड होता है, जिसमें रिटेल बिजनेस के लिए रिटेल मेथड यूज़फुल होता है, जहाँ पे इन्वेंट्रीज में बहुत सारी आइटम्स है, मतलब आप एक एक इन्वेंट्री देख ही नहीं सकते, उस केस में बहुत सारी आइटम्स है। तो हम क्या करते हैं उस केस में, जो इन्वेंट्री है उसको सेलिंग प्राइस पे वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, विच इज़ देन एडजस्टेड विथ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर क्या करते हैं, उसमें से कुछ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट जो भी परसेंटेज होगा, वो रिटेलर को लगता होगा कि वो 20% के आसपास अर्न करता है, तो फिर जो सेलिंग प्राइस पे वैल्यू किया है उसमें से 20% लेस कर देंगे। ठीक है, इस मेथड में टू रीच एट इट्स कॉस्ट। तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट और उसके अलावा जो सेलिंग एक्सपेंस कुछ लगते हैं तो वो ये दोनों लेस करके आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू के कंसेप्ट में। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, बस वही है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, देखिए गाइस, इज़ द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। मतलब आपको वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको अगर कुछ कंप्लीट करना बाकी है तो वो कंप्लीशन का कॉस्ट, और दूसरा एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर सेलिंग कॉस्ट, ये दो चीज़ें आप उसमें से माइनस कर दो तो आपको NRV मिल जाएगा। ठीक है, when we say that inventory should be valued at lower of cost or NRV, one should note that only under two circumstances the cost of inventories will surpass its NRV। तो भाई ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे कॉस्ट ऑलवेज ज़्यादा हो जाएगा, NRV कम हो जाएगा। एक, जहाँ पे गुड्स जो है ये डैमेज है, ठीक है, अगर आपकी गुड्स ख़राब हो चुके हैं इसलिए आप उसका कुछ रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कुछ खास, तो ऐसे में आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। गुड्स आर डैमेज्ड और ऑब्सोलीट एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज नॉर्मल सेल प्राइस।
उसके अलावा द कॉस्ट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैज़ गॉन अप बाय ग्रेटर डिग्री। तो भाई जो कॉस्ट है अपना प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में आपका कॉस्ट जो है वो NRV से ज़्यादा हो जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कब होता है गाइस, जब आपका बिजनेस जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा हो तब। ओके, hence whenever it is found that the goods are valued at NRV, care should be taken to study the existing market position of the relevant product। तो गाइस इन्होंने एक हिंट दिया है जो कि ऑडिटर्स के लिए है स्पेसिफिकली, कि जहाँ पे भी गुड्स NRV पे वैल्यू हो तो समझ जाना चाहिए कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यस, तो ये हमारी बात हुई गाइस नेट रियलाइजेबल वैल्यू से रिलेटेड। उसके अलावा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के लास्ट पार्ट में आता हूँ, जो होता है डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स मतलब आप इस स्टैंडर्ड से के रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, आपने कौन सी पॉलिसीज यूज़ करके इन्वेंट्री को मेजर किया और आपने कौन सा कॉस्ट फार्मूला यूज़ किया। ठीक है गाइस, आपको याद होगा ये कॉस्ट फार्मूला जो है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं अभी, कॉस्ट फार्मूलाज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, फीफो, वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रिटेल मेथड। ठीक है, एंड सेकेंड द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज। उसके अलावा टोटल इन्वेंट्री का वैल्यू आपका कितना आया ये आपको डिस्क्लोज करना है, टुगेदर विद द क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू द एंटरप्राइज। उसके अलावा information about the carrying amount held in different classifications of inventories and the extent of changes in these assets is useful to the financial statement users। तो गाइस उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे इन्वेंट्री को, तो इन्होंने एक सैम्पल क्लासिफिकेशन दिया है कि आप उसको रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड उसके अलावा लूज टूल्स। ठीक है, इस तरीके से आप उसको डिवाइड करके रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का डिस्कशन जो है ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। एनी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी डेफिनेटली पूछ सकते हैं गाइस। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। और प्लीज़ गाइस अपना टाइम कम से कम वेस्ट करो यार, वेस्ट मत करो टाइम। देखो ये क्वारंटाइन का जो टाइम है, जो लॉकडाउन का टाइम है ना, इसमें वैल्यू एडिशन करो यार, कुछ ना कुछ तो ऐड करो। एटलीस्ट जो भी आपके पास रिसोर्सेज है आप उसको यूज़ करके थोड़ा भी नॉलेज अगर गेन कर पाओ तो ये टाइम आपके लिए जो है वो बेटर यूज़फुल हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट।